नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे NMMS का एग्ज़ाम जो 2023 और 24 के लिए होने वाला है। उसके फॉर्म इस समय डाले जा रहे हैं। आप वो फॉर्म भर सकते हैं यदि आप क्लास 8th के विद्यार्थी हैं। मैंने इसके पहले यानी सेट का जो शैक्षिक अभिरुचि का जो परीक्षण होता है उसका मैंने पेपर आपका साइंस का और सामाजिक विज्ञान का बना चुका हूं। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। और आज मैं यहां पर गणित के जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको मैंने अपने हाथ से चुने हैं और जो 2008 से लेकर के आज तक कई बार पूछेंगे, मैंने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, संख्या √5 + 4/3 एक है, पूर्णांक है, भिन्न है, अपरिमेय है या फिर परिमेय है। आपको पता होना चाहिए चूंकि रूट जो आपका 5 है ये अपरिमेय है और अपरिमेय में जब हम ये परिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो ये सदैव अपरिमेय ही बनती है, इसलिए ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न की, दूसरे प्रश्न को आप जरूर देख रहे होंगे। यदि दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हो तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि आपकी एक संख्या x है, दूसरी y है और अगर इनका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा और 1/y होगा और उनका योग क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। इस चीज को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। चूंकि हमने दो नंबर्स माने हैं कि उनका योग, तो हमारा पहली संख्या थी x और दूसरी थी y और ये दोनों दिया है आपका 11 और उनका गुणनफल देखिए दिया था x और y यानी 18। अब व्युत्क्रम का योग हमें इन्हीं की सहायता से निकालना है। तो हम पहली इक्वेशन इसे मान लेते हैं, दूसरी इसे। हम करेंगे क्या, पहली जो हमारी इक्वेशन है इसको हम दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे बच्चों। डिवाइड करने से होगा क्या, अब आप इसे अलग अलग तोड़ सकते हैं। xy + y/xy, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क भले ही ना पड़ा हो लेकिन आप यहाँ से x को हटा देंगे, यहाँ को y से हटा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 1/y + 1/x = 11/18। यानी 1/x + 1/y यानी जो कि दोनों संख्याएं थी उनका व्युत्क्रम हुआ और उसकी वैल्यू आई 11/18। इसी तरीके से प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 11/18 यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला आपके सामने प्रश्न है, बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में -10 × -4 + -10 का मान क्या होगा। यानी ये सरलीकरण से, इसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा -10 × 4 और इधर हो जाएगा ये प्लस और -10, तो कुल मिला के आ जाएगा 10 चौक 40 और माइनस ये 10, कुल मिला के इसकी वैल्यू आ जाएगी -50। तो यहाँ से देखिए 50 का ऑप्शन दिया होगा वो भी माइनस में, तो ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगर मैं बात करूं चौथे प्रश्न की, तो आपसे पूछा जा रहा है -√133 -99 और +25 × 4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर आप देखें इन दोनों को घटाना है तो हम 133 में से आपको 89 घटा लेंगे। जैसे ही ये घटाएंगे तो देखिए 4 यहाँ बचेगा, 8 4 12 यानी 44। तो ये अंडर में आपका आ जाएगा 44 और प्लस 25 चौकू 100, तो कुल मिला के √144 बनेगा। और ये जो वर्गमूल निकालना 144 का ये होता है 12 का। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर है 1³ + 2³ + 3³ की पावर 1/2 का मान क्या होगा। इसे भी सबसे पहले हम इनका सभी का क्यूब कर लेंगे। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा और 3 का 3 × 9 × 27 होगा और उसकी पावर 1/2। अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो आता है 36 की पावर 1/2
और 1/2 जो होता है उसको हम रूट में लिख सकते हैं 36, और 36 का जो अंडर रूट होता है वो 6 का होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 6 कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं, p प्लस क्यू इक्वल टू 4 और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 7 हो तो p प्लस क्यू की वैल्यू बताओ। मतलब ऐसी इनको हम लोग सर्व समीकरण आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर हम जो पहला अगर दिया गया, मैं इसी का अगर मैं यूज कर लूँ कि p प्लस क्यू इक्वल टू 4 है और मैं इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं, क्यों स्क्वायर मैंने किया ये थोड़ा सोचने, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू लाना है तो चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 चक्कू 16। अब चूंकि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास पता है, ये हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर हम 7 रख देंगे प्लस 2p क्यू इक्वल टू ये 16 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा तो 2pq की वैल्यू निकाल लेंगे 16 माइनस 7, और 16 में से 7 अगर जाता है तो हमारे पास 16 माइनस 7 ही तो था, हाँ 7, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 9 बचेगा और ये हो जाएगा 2pq। और अगर मैं इसको pq में तब्दील करूं तो 9/2 बनता है। तो यहाँ से 9/2 शायद देखिए कहीं पर आपका आ जरूर रहा होगा, 9/2 ऑप्शन बी को बता रहा है, तो यहाँ से हम ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। अगर मैं बात करूं प्रश्न 7 की x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का मान क्या होगा। मान यहाँ पर फैक्टर देखिए आपको दिया गया, तो इसका मतलब इसके हमें फैक्टर करने या गुणनखंड करने हैं। तो चूंकि त्रिपदी है और त्रिपदी का गुणनखंड करना बहुत आसान होता है, चूंकि यहाँ पर प्लस का 5 है तो इसके 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका एडिशन 6 हो, तो 5 इंटू 1, तो 5 और 1 मिलके होता है 6। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, देखिए थोड़ा सा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। जब मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5। मतलब इसके मैंने मिडिल टर्म को तोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम देखिए x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, प्लस 1 कॉमन करूँगा x प्लस 5 बचेगा, फिर मैं कॉमन करूँगा x प्लस 5 और बचेगा x प्लस 1। तो इसके 2 गुणनखंड होंगे x प्लस 5 एंड x प्लस 1। ये ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, बिल्कुल वही प्रश्न यहाँ पर भी है, 8वां x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन x प्लस 3 का मान क्या होगा। चूंकि नीचे का तो गुणनखंड दिया है, ऊपर वाले का गुणनखंड हमें करना है, तो हम इसका 12 है, चूंकि 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करने जिसका एडिशन 7 आए, तो 4 इंटू 3 होता है और 4 3 7 होता है, तो इसका मतलब टूट गया। इसका मतलब मैं ऊपर वाले का गुणनखंड आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो 4 3 12, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब यहाँ से आपको कॉमन करना है, इसमें पहले वाले में x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 4, दूसरे वाले में देखिए 3 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा x प्लस 4, यानी 4 3 12, तो x प्लस 4 और x प्लस 3, यानी इसके गुणनखंड बने x प्लस 4 और x प्लस 3। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3 पहले से ही दिया, ये दोनों कट जाएंगे तो बनेगा x प्लस 4, यानी यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा नवा है, इसे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। या तो इस प्रश्न को अगर हम मान के लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो सदैव हमको ये याद रखना है कि जब भी हम प्रश्न को करें तो उत्तर से ढूंढने की कोशिश करें। ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 5 अधिक है, तो अंश, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, अंश और हर में 5 का अंतर होना चाहिए, यानी हर हमारा बड़ा होना चाहिए अंश से। तो आप यहाँ देखिए दोनों का अंतर यहाँ 3 है,
यहाँ 8 है, तो ये तो दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब ये और ये हम नहीं रखेंगे। यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। फिर कह रहा है यदि अंश में 10 जोड़ दिया जाए, तो हम यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो 10 और 4 ये हो जाएंगे आपके 14। ठीक है, यदि अंश में 10 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए, 1 घटाएंगे तो यहाँ आपका है 9, तो ये बच जाएगा आपका 9 में से 1 गया 8। करा तो ये भिन्न 2 हो जाती है, बिल्कुल 2 नहीं हो रही। इसका मतलब ऑप्शन दूसरा सही होगा। तो आइए करके भी देख लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो अंश यहाँ 2 है, 2 में 10 जोड़ देंगे तो ये चूंकि इसमें हम 10 जोड़ देंगे, इसमें 1 घटा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 10 और 2 12, 1 घटा देंगे 7 में से गया 6। अब देखिए 6 कम 6 6 दूनी 12, ये 2 बन जाता है। तो ये कह रहा था 1 घटा देने पर ये भिन्न जो है वो 2 में तब्दील हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, हमारा परसेंटेज से है कि यदि किसी पंखे को जिसका क्रय मूल्य रुपये 650 है, यदि 585 रुपये में बेच दिया जाए तो इसकी प्रतिशत हानि क्या होगी। तो आपने यहाँ पर देखा होगा क्रय मूल्य 650 है और उसका विक्रय मूल्य 585 है। तो हम देखते हैं आखिर कितना उसको हानि हो रही है। चूंकि ये 650 रुपये का क्रय मूल्य है और इसका 585 रुपये इसका, यानी ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो इसका जो लॉस होगा, जो हानि होगी वो कितनी रुपए होगी, यानी 5 यहाँ बचेगा, 8 से 14 यानी 65 रुपये। यानी क्रय मूल्य हमारा 650 है और उसकी जो हानि आ रही है वो केवल 65 रुपये आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम बहुत आसानी से कि भाई 650 रुपये पर हमारी हानि है 65 रुपये, तो अगर 1 रुपये कास्ट होती तो इसका हानि कितना होता 650, इसलिए 100 में क्या होगी, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करके इसको हम 1 0 काट देंगे, 65 कम, यानी ये आंसर आ जाएगा आपका 10%। यानी 650 रुपये की अगर चीज़ है और उसे हम 585 में बेचेंगे तो इसमें 65 रुपये की हानि होगी, जो कि 650 का अगर देखेंगे तो ये 10% है। इसका मतलब उससे 10% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वो है। तो आप देखिए पूर्ण वर्ग हम निकाल के देखते हैं। जैसे अगर हम 15 का देखें, 15 15 225 होता है, इसका मतलब बड़ी है। तो अगर हम 16 का देखें, 16 16 256 है, उससे भी बड़ी। चूंकि जोड़ने की बात कर रहा है तो 17 की बात करेंगे, 17 17 289, ये देखिए इसके नियरेस्ट है, तो 289 होना चाहिए था परफेक्ट के लिए, जबकि मेरे पास 269 है। इसका मतलब अगर 20 इसमें हम और जोड़ देते तो ये संख्या बन जाती 289 और ये संख्या 289 पूर्ण वर्ग है किसका, 17 का। इसका मतलब इसमें अगर हम 20 ऐड कर दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला प्रश्न काफी आपके लिए कठिन लग सकता है, लेकिन ये आपका प्रश्न आया हुआ है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, क्योंकि आपको पता है जो वर्ग होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर मैं वर्ग की भुजा को x मान लूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और आपको ये भी पता होगा जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और कह रहा है ये आपस में दोनों बराबर हों तो वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा, यानी वृत्त की त्रिज्या का क्या मतलब हुआ, पाई आर स्क्वायर अपान वर्ग की भुजा x स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। अगर मैं इसके अनुपात की बात करूं तो मैं इसे अगर सिंपल लिखना चाहूं कि यानी r त्रिज्या अपान इसकी भुजा बराबर, तो जो पाई है ये इधर चूंकि बराबर है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 बटे और ये आ जाएगा पाई। और जब हम दोनों पक्षों का यहाँ पर ले लेंगे अंडर रूट, क्यों ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर का नहीं अनुपात पूछा है, तो हमारा ये आ जाएगा r बटे x। 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन पाई का अंडर रूट पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 रेशियो अंडर रूट पाई, और 1 रेशियो अंडर रूट पाई शायद
यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखा न दिखाई पड़ रहा हो तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई लगाने की जरूरत नहीं है कि जो भी हमारा वृत्त होता है उसमें अर्धवृत्त में बना कोण सदैव 90 डिग्री होता है। आप चाहे जैसा बनाएं, अर्धवृत्त में स्थित कोण आपका समकोण होता है, यानी समकोण कभी कभी 90 डिग्री भी लिख दिया जाएगा, तो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो अगर समकोण लिखा है तो आप समकोण करिएगा, अगर 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री वाला ही आंसर सही होगा। अगर हम बात करें प्रश्न 14 की, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा और ये भी आपका पूछा गया है। पूछ रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो आप एक कोई यहाँ पर हम एक वृत्त पहले एक बना लेते हैं, ठीक। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं जीवा, जीवा क्या होती है, जो केंद्र से होकर नहीं जाती उसको हम लोग जीवा कहते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई जीवा है जिसकी लंबाई यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं वृत्त का यहाँ पर केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या यहाँ 10 दी गई है और जब हम इसको केंद्र से जो है लंब डालते हैं तो इसको जीवा को अर्धित करता है। मान लो ए बी जीवा थी तो इसको आधी कर देगा, चूंकि ये 16 थी तो ये 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा और ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी अब ये पाइथागोरस यहाँ पर हम प्रमेय भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा चित्र बहुत अच्छा नहीं बना, मैं फिर से एक चित्र बना देता हूँ। ये आपकी 16 थी तो और ये इसका अगर केंद्र हो तो इसको आप यहाँ से मिला लेंगे तो ये आपकी दी थी 10 और चूंकि ये अर्धित करता तो ये हो जाएगा 8। ये मान लो O है, ये B है, A है और ये B है और ये C है, तो ये 90 डिग्री होगा तो OA आपका कर्ण होगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो केंद्र से जीवा की दूरी यानी ये निकल आएगा OC। तो हम OA स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं, तो BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है। तो OA हमारा है 10, 10 का स्क्वायर और BC यानी 8 का स्क्वायर और OC स्क्वायर, तो 10 हम हो गया 100 बराबर 8 × 64 प्लस OC स्क्वायर और OC स्क्वायर इक्वल टू ये 100 में से 64 चला जाएगा तो बच जाएगा 36 और जब हम इसे OC करेंगे तो √36 और 36 का वर्गमूल होता है 6। इसका मतलब केंद्र से दूरी होगी 6। क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आ रहे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लासा क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी हम भिन्न का लासा निकालते हैं तो जो चीज पूछता है तो उसका जो अंश होता है उसका हम लासा निकाल देंगे और नीचे जो बचेगा उसका हम महत्तम समापवर्त निकाल देंगे। तो यहाँ पर 1, 5, 2 और 4 का अगर हम लघुत्तम निकालेंगे 2 से कटेगा 1, 5, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 5 दूनी 10 दूना 20, तो यानी इसका लघुत्तम हो गया 20 और महत्तम यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 का ये भी गुणक, 3 का ये भी गुणक, 3 का ये भी गुणक, तो इसका महत्तम समापवर्तक आएगा 3, तो इसका हो जाएगा 20/3। इसका मतलब यहाँ से आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपके सामने है A स्टार B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या होगी। अब हमें इसकी नकल करके यहाँ पे लिख देना है। तो 2 स्टार 3 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3, इसका मतलब 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6। अब आप इनको जोड़ लेंगे, जितना आपका आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे नोट कर देंगे। 9 और 4 13, 6 19, अर्थात इसका विस्तार इस रूल से करने पर 19 आएगा। बात करता हूं अगले प्रश्न की, घातांक से है, जहां पूछ रहा है 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो जब तक हम x की वैल्यू यहाँ पर नहीं निकाल पाते तब तक इस हम प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 2 की घात 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर यहाँ पर x प्लस 1 था। और 64 को देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। इसका यह मतलब हो अगर ये घाते आधार समान है तो घाते भी समान होंगी, यानी 3x प्लस
1 इक्वल टू 6, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 6 बाई 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 1 रखनी होगी, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 3 की पावर 2 कम 2 प्लस 1, तो 3 की पावर 3, तो इसका मतलब 3 को 3 बार गुणा कर देना, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 27 होगा, तो यहाँ से हम 27 को टिक कर लेंगे। अगर बात करता हूँ 18वें की, आपके लिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ी सा दिमाग लगाएंगे तो यह आंसर आपसे बिल्कुल निकल के आएगा। अगर हम 1 माइनस 1/5 को हल करेंगे तो यहाँ पर अगर हम 1 मान लेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 1 बटे 5 इंटू ऐसे ही 6 माइनस 1 बटे 6, 7 माइनस 7 बटे 7 डैश डैश 100 माइनस 1 बटे 100, तो ये बचेगा 4 बटे 5 इंटू 5 बटे 6 इंटू 6 बटे 7 डैश डैश डैश, इसी प्रकार से 99 बटे 100। आप देख रहे होंगे सभी में ये देखिए कटता हुआ ऐसे ही चला जाएगा ये, तो बचेगा क्या हमारे पास लास्ट में 4 बचेगा, तो यानी 4 बन जा 4 बचेगा और अपान 100 एकम 100 बचेगा। बहुत दिमाग लगाइएगा बच्चों, तब जाके इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। यहाँ पर जब आप देखोगे 4 यानी 4 बटे 100 आंसर आएगा। अगर ये प्रश्न समझ में ना आए तो कृपया हमें कमेंट करिएगा, मैं इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत ढेर सारे कराने वाला हूँ। अभी तो ये टेस्ट पेपर है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चूंकि घन है तो घन का जो पृष्ठ का फार्मूला होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो चूंकि 6 इंटू इसकी भुजा है 10, 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 100 और 600 वर्ग क्या था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से आंसर आपका पहला ही सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, आप अगर इसे लगाएंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी हो। व्यास पूछ रहा है तो आपको मालूम है परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 15.7 आपको दिया है। अब आपसे व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना यानी 2r, इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ से पहले ही 2r रोक लूँ तो ये बन जाएगा 15/7 अपान पाई। तो हमारा यानी ये व्यास ही निकल रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ से ये व्यास बराबर हो जाएगा 15.7 बटे, और चूंकि ये पाई है और पाई की जो आपकी वैल्यू है वो पाई की आपको यहाँ पर वैल्यू रख लेनी है 3.14, और इसका जैसे ही आप डेसिमल हटाएंगे और इसका वंजा और इसका फिफ्जा करेंगे ये कट जाएगा, या आप इसे 2 से काट के देख भी सकते थे। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर आएगा। कुल मिला के ये आपके 20 प्रश्न थे। संभवतः ये 20 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, और यदि चैनल पर आए पहली बार तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और आपको इसी प्रकार की वीडियो सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।